नमस्कार दोस्तों। और आज बात होगी माओवादियों की। माओवाद जो काफ़ी लंबे समय से भारत में पनप रहा था, उसकी आइडियोलॉजी बहुत लंबे समय तक भारत में चली और भारत को उसने अशांत करके रखा था इस विचारधारा ने। तो कहने का मतलब ये है क्या कि दुश्मन जो है सिर्फ देश के उस पार ही नहीं है, बॉर्डर के उस पार ही नहीं है, वो अंदर भी है। और हम लोग जिस दुश्मन को जानते हैं वो सिर्फ हमारे सामने आतंकवाद के रूप में आता है, और हमें लगता है कि आतंकवाद जो है सिर्फ वही एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन को शायद इस बात का इल्म ना हो, पता ना हो, बट भारत में नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद, अलगाववाद ये लंबे समय तक एक समस्या बन के रहे हैं और आज भी हैं। इसी में से एक माओवाद जो था, जो एक विचारधारा है और जिसने बाद में चल के हथियार उठा लिया और भारत के खिलाफ ही हथियार उठा लिया। और इसमें कई राज्यों के जो आप कह लें कि जो आदिवासी थे बेचारे, उनको शामिल कर लिया गया, उनको भड़काया गया और ये कहा गया कि ये जो देश की सरकार है ये तुम्हारे खिलाफ काम करती है, तुम्हारा विकास नहीं चाहती है। तो आज़ादी के बाद तो परिस्थिति कुछ इस तरह से बनी थी कि देश की सरकारों ने थोड़ा सा इनको साइडलाइन कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। लेकिन बाद में जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया और बाद में जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मुद्दे को अपने फायदे में लेके चले गए, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से उन्होंने इसको एक विद्रोह का रूप दे दिया, क्रांति का रूप दे दिया, जिसके वजह से हालात बिगड़ते चले गए देश के। और कल ही जो खबर आ रही है वो न्यूज़ पे कि इनका एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर जो है माओवादियों का, हिडमा, वो मारा गया, माड़वी हिडमा मारा गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक घटना है और जिसके लिए गृह मंत्रालय ने स्पेशल बैठक की थी कि जब तक ये मारा नहीं जाएगा भारत से नक्सलवाद की समस्या खत्म नहीं हो सकती है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये पिछले कई वर्षों से भारत के लगभग 100 से ऊपर जिलों में फैला हुआ था। और इसको इसको तो बाकायदा रेड कॉरिडोर कहा जाता था, क्योंकि ये बंगाल से लेके साउथ में आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों को ये हिट करता था। तो ये पूरा का पूरा जो आप ईस्टर्न घाट का इलाका देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ईस्टर्न घाट है आपका बंगाल से लेके और साउथ में जो है आपका तमिलनाडु तक, ये पूरा बेल्ट ही काफ़ी प्रभावित रहता था। आज के समय लगभग 12 या 13 ज़िले हैं जहाँ पे नक्सलवाद जो है प्रभावित है। अदरवाइज़ पहले तो इतने बुरे हालात थे कि जो मेरा शहर है इसके बगल के ज़िले भी इससे प्रभावित रहते थे। और शाम को आप उन ज़िलों में नहीं जा सकते थे। आप शाम को अगर आपको उन ज़िलों में जाना है तो आपको एक डर खौफ बना रहता था। डकैती, चोरी, इन सारी चीज़ों की तो बात छोड़ दीजिए, इन नक्सलियों का भी एक खतरा बना रहता था कि भाई ये लूट ना ले या किसी तरीके से ये अटैक ना कर दे। तो जो पैसेंजर होते थे, जो यात्री होते थे, बड़े पैनिक रहते थे। तो ये सारी जो ऐसे न्यूज़ हैं जो मेन स्ट्रीम में तो नहीं आती हैं, क्योंकि टीआरपी ऐसे न्यूज़ को नहीं मिलता है। हम लोग के सामने हमेशा एक आतंकवाद मुद्दा बना हुआ है, तो उससे टीआरपी मिलता है न्यूज़ चैनल वालों को, इसलिए उसको काफ़ी हाईलाइट भी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि देश के अंदर भी जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश को बर्बाद कर सकते हैं, और ये माओवाद है या नक्सलवाद है, इनको पूरा सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, या फिर आप कह लें कि चीन से, म्यांमार से। बहुत ऐसे देश हैं जो इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि भारत में अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करना है या भारत में विकास को, तरक्की को रोकना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि भारत को जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको चैलेंज कीजिए, भारत के जो इंटरनल पीस है उसको चैलेंज कीजिए,
और उसके लिए ये जितने भी संगठन होते हैं, इस तरीके के जो टेरर ग्रुप होते हैं, इनको भी आप टेरर ग्रुप ही मानिए। जरूरी है कि जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है उसी को आप टेरर ग्रुप मानिए। ये जिस तरह से नक्सली काम कर रहे थे या जिस तरह से माओवादी काम करते हैं, इनको भी आप टेरर ग्रुप मानिए। और इन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत को एक चैलेंज दिया है, भारत के डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास किया है। आज जिस बस्तर की बात हम लोग करते हैं या दंतेवाड़ा की बात करते हैं, और हालांकि अब तो वहाँ की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा था कि वहाँ पे सिविलियन छोड़िए फोर्स भी घुसना नहीं चाहती थी बस्तर में या फिर आपके जो है दंतेवाड़ा में। और जो रायपुर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वो जगह तो इतनी ज़्यादा अफेक्टेड थी नक्सलिज्म से कि लोग दिन में भी जाना नहीं चाहते थे। आज वो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो टीआरपी के कारण जो है वो उसको मीडिया वाले प्रमोट नहीं करते या दिखाते ज़्यादा नहीं है, उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा मानना है क्या कि इस तरीके की न्यूज़ को भी जगह मिलनी चाहिए। खैर, कुल मिला के ये बहुत अच्छी खबर है कि एक टॉप कमांडर जिसके ऊपर बहुत लाखों रुपए का इनाम था, वो अंततः मारा गया। और ये जो मारा गया है, ये ट्राई जंक्शन पे मारा गया है, जो आंध्र प्रदेश का और आपके छत्तीसगढ़ का और इधर तेलंगाना का ये ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे इसको मारा गया, वहाँ के जंगल में इसको मारा गया है। तो ये जवानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, देश के गृह मंत्रालय के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अंततः ऐसे लीडर मारे गए हैं जो देश के खिलाफ लगातार विद्रोह को बढ़ा रहे थे, देश के खिलाफ साजिशों में शामिल थे और देश की शांति को डिस्टर्ब करते थे, भंग करने का प्रयास करते थे। तो बहुत अच्छी खबर है ये। और अब आगे देखते हैं कि बाकी कब तक पूरे देश से ये नक्सलवाद और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो अलगाववादी संगठन है, वो पूरी तरीके से कब समाप्त होते हैं, इसको अभी देखना बाकी है। लेकिन ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और मैं भारत के वीर जवानों को दिल से बहुत सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया। आंध्र प्रदेश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए भी दिल से सैल्यूट निकलता है क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो ये बहुत बड़ी खबर है सबके लिए, सारे देशवासियों के लिए, कि कम से कम धीरे धीरे करके ये नक्सलवाद, ये अलगाववाद ख़त्म हो रहा है और ये बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू।